देव शिवास के केबिन में एंटर हुआ तो देखा कि वो अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। देव ने उसके सामने वाली चेयर पर आराम से पसरते हुए उसके सामने एक फाइल बढ़ा दी। शिवास फाइल उठाकर पढ़ने लगा तो देव ने कहा, उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी वो सारी मैंने कलेक्ट कर ली है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि वो सभी लोग हमसे झूठ क्यों बोल रहे हैं। शिवास ने तिरछी स्माइल करते हुए कहा, क्योंकि सच बोलकर नुकसान उन्हीं का होगा, इसलिए। देव ने सीरियस होते हुए कहा, क्या ये सब जानने के बाद भी तू उससे शादी करेगा? शिवास कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता उसके कुछ भी चाहने से। होगा भाई जो मैं चाहता हूँ, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। देव भी थोड़े गुस्से से बोला, इस जिद की वजह क्या है? शिवांश, बस ये कि अंकल आंटी चाहते थे कि तेरी शादी उनके दोस्त की बेटी से हो, और इस बात की क्या गारंटी है कि ये वही दोस्त हो उनका जिसकी बेटी से वो शादी करवाना चाहते थे? शिवांश ने सवालिया नजरों से देव की तरफ देखा तो देव अपनी बात जारी रखते हुए बोला, हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ शिवांश, तू लंदन में था जब 6 साल पहले वो सब हुआ था, और तुझे बस इतना पता था कि अंकल आंटी ने किसी लड़की को तेरे लिए पसंद किया, और तू ये भी नहीं जानता था कि वो लड़की थी कौन। तू क्या हम में से कोई नहीं जानता था सिवाय इसके ही उनके किसी सबसे अच्छे फ्रेंड की बेटी से उन्होंने तेरा रिश्ता तय किया था। 6 साल पहले समीरा के पापा ने आकर यह कहा कि वो लड़की समीरा थी, और सभी ने मान भी लिया। शिवास ने थोड़े गुस्से से कहा, दादू के कहने पर मैंने उस बात पर भरोसा किया, और दादू कभी गलत नहीं होते हैं। उसकी बात सुन देव शांत हो गया और अपनी जगह से उठते हुए बोला, तुझे जो ठीक लगता है तू वो कर, मैं तो हूँ ही तेरे साथ। इतना कहकर देव केबिन से बाहर चला गया। शिवांश ने अपने लैपटॉप में अपने मम डैड की फोटोज को देखते हुए कहा, मैं नहीं जानता कि मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं, लेकिन बस मैं इतना जानता हूँ कि मुझे आपकी लास्ट विश पूरी करनी है। और इतना कहते हुए उसने स्क्रीन पर हाथ फेर दिया। शिवांश अपने केबिन में बैठा कुछ काम कर रहा था कि तभी उसे फोन रिंग होने की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा तो फोन उसका नहीं था, इसलिए वो अपनी जगह से उठा तो देखा कि फोन गौरी का था जो रिंग हो रहा था। ना चाहते हुए भी शिवांश ने गौरी का फोन उठाया और देखा तो कॉल किसी वरुण का था। शिवांश ने नाम पढ़कर ही फोन वापस से गौरी की डेस्क पर रख दिया, लेकिन अगले ही पल उसे कुछ दिखा और उसने दोबारा गौरी के फोन की स्क्रीन पर देखा तो उसे गौरी की फोटो एक लड़के के साथ दिखाई दी। उस फोटो को देख कोई भी साफ अंदाजा लगा सकता था कि उस फोटो में वो दोनों लोग एक दूसरे को रिंग पहना रहे हैं। उस फोटो को देख शिवांश की भौहें तन गईं और वो खुद से बोला, इज सी ऑलरेडी इंगेज? शिवांश को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि कब उस फोटो को देखते हुए उसके हाथ की पकड़ गौरी के फोन पर कस गई थी। कुछ ही सेकंड में कॉल कट हो गई और शिवांश की पकड़ फोन पर ढीली हो गई, और अब उसके सामने फोन की स्क्रीन पर गौरी की मुस्कुराती हुई तस्वीर थी, जिसे देख शिवांश को एक सुकून का एहसास हुआ जिसका अंदाजा उसे खुद को भी नहीं था। शिवांश ने वापस से फोन डेस्क पर रखा और अपने ऑफिस के अटैच बेडरूम में चला गया। उसने देखा तो गौरी अभी भी सो रही थी। उसे देखते हुए शिवांश बोला, क्या सच में इसकी सगाई हो चुकी है? क्या यह किसी और से प्यार करती है? फिर वो अपने ही पूछे सवालों पर नाराज होते हुए खुद से बोला, अगर करती भी है तो मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? ये इसकी लाइफ है और इसे जो करना होगा वो करेगी। वो अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसने देखा कि गौरी की नींद जैसे खुल रही है। वहीं गौरी ने जब अपनी आंखें धीरे धीरे खोली तो खुद को एक बड़े आलीशान कमरे में पाकर वो चौंक कर उठ बैठी। लेकिन अगले ही पल जैसे ही उसने सामने खड़े शिवांश को देखा तो जल्दी से बेड से नीचे उतरकर खड़ी हो गई। लेकिन उसके इतनी जल्दीबाजी में उठने की वजह से उसका सर घूम गया और वो गिरने लगी। लेकिन वो गिर पाती कि तभी शिवांश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे गिरने से बचा लिया। शिवांश और गौरी एक दूसरे के काफी करीब थे। गौरी ने दोनों हाथों से शिवांश के ब्लेजर को पकड़ रखा था और शिवांश ने भी उसकी कमर को थाम रखा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए ही थे कि तभी शिवांश के जहन में गौरी और उस अनजान लड़के की तस्वीर आ गई। वो याद आते ही शिवांश ने झटके से गौरी को छोड़ दिया।
जिसकी वजह से गौरी थोड़ा लड़खड़ा गई। शिवांश बोला, अगर तुम्हारी नींद पूरी हो गई हो तो कुछ काम भी कर लो, या आज के पूरे दिन फ्री की सैलरी लेने का इरादा है। उसकी ऐसी बातें सुन गौरी ने मुंह बनाकर उसे देखा और धीरे से बोली, यह राक्षस कितनी जल्दी अपना रूप बदल लेते हैं, कभी इतने अच्छे और कभी इतने बुरे। और इतना कह वो बिना कुछ बोले केबिन में आ गई। गौरी ने केबिन में आकर देखा तो ऑलमोस्ट 6 बज चुके थे और उसके जाने का समय भी हो गया था। लेकिन शिवांश की बात सुन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो शिवांश से जाने के लिए पूछे भी, इसलिए वो चुपचाप बैठकर काम करने लगी। सोनाक्षी के फ़ोन करने के बाद भी गौरी ने उसे जाने को कह दिया और खुद बैठकर काम करती रही। शिवांश भी अपने काम में लगा हुआ था और गौरी बार बार अपने फ़ोन की तरफ देख रही थी। शिवांश ने उसे ऐसे करते देखा तो गुस्से से बोला, मिस महाजन, अगर फ़ोन को देखना हो गया हो तो आप काम पर फोकस करेंगी। उसकी बात सुन गौरी ने मुंह बनाते हुए फ़ोन साइड में रख दिया। करीबन 1 घंटे बाद गौरी का फ़ोन रिंग हुआ, जिसके साथ ही शिवांश की नज़रें भी गौरी पर चली गईं। गौरी ने कॉल पिक किया तो कॉल उसकी माँ का था। सुमित्रा बोली, गौरी बेटा कहाँ रह गई तुम? रोज़ तो जल्दी घर आ जाती हो। गौरी ने कहा, हाँ माँ, हम ऑफिस में हैं, वो थोड़ा काम आ गया था इसलिए रुकना पड़ा। सुमित्रा बोली, लेकिन बेटा बाहर बहुत बारिश हो रही है, तो तुम थोड़ा ध्यान से घर आना। गौरी चौंकते हुए बोली, क्या बाहर बारिश हो रही है? ठीक है माँ, हम थोड़ी देर में ही निकलते हैं यहाँ से। इतना बोल उसने कॉल कट कर दी। वहीं शिवांश ने जब सुना कि बाहर बारिश हो रही है और उनसे अपनी घड़ी में टाइम देखा तो 8 बजने वाले थे। शिवांश अपनी जगह से उठा और बाहर जाते हुए बोला, घर नहीं जाना है तो पूरी रात यहाँ बैठकर काम कर सकती हो। और इतना कह वो बाहर चला गया। गौरी ने मुंह बनाते हुए उसे जाते देखा और बोली, इस राक्षस की प्रॉब्लम क्या है? ये हमसे कभी सीधे मुंह बात क्यों नहीं करते हैं? जब देखो अपनी अकड़ के घोड़े पर सवार रहते हैं। और इतना कह उसने जल्दी से अपना सारा सामान बैग में डाला और केबिन से बाहर निकल गई। गौरी लिफ्ट से बाहर आई तो उसने देखा तो बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और इतनी तेज़ बारिश में ऑटो मिलना काफ़ी मुश्किल लग रहा था। तभी उसके सामने आकर एक बड़ी सी गाड़ी रुकी और उसका शीशा नीचे हुआ। गौरी ने देखा कि कार में शिवांश और देव थे और गाड़ी सूरज ड्राइव कर रहा था। देव ने गौरी से पूछा, गौरी तुम इतनी लेट तक यहाँ क्या कर रही हो? गौरी ने एक नज़र शिवांश को देखा और बोली, वो हमें ऑफिस में कुछ काम था इसलिए हमें लेट तक रुकना पड़ा और हमें पता ही नहीं चला कि बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है। उसकी बात सुन जैसे ही देव आगे कुछ बोलने को हुआ कि तभी शिवांश ने सूरज से कहा, सूरज कार ड्राइव करो। ये सुन देव ने शिवांश की तरफ देखा, जिसकी नज़र बस सामने ही थी। देव बोला, शिवांश हमें उसे घर तक लिफ्ट देनी चाहिए, वो इतनी बारिश में घर कैसे जाएगी? शिवांश बोला, वैसे ही जैसे मेरी कंपनी के बाकी एम्प्लॉय गए हैं और वो कोई स्पेशल नहीं है। उसकी बात सुन देव कुछ बोलने को हुआ कि तभी शिवांश ने गुस्से से सूरज को कमांडेड टोन में कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया सूरज कि मैंने तुमसे कार ड्राइव करने को कहा है? उसकी गुस्से भरी आवाज़ सुन सूरज ने जल्दी से कार स्टार्ट कर दी। गौरी को भी उसकी ऐसी बातों का काफ़ी बुरा लगा और कार को अपने सामने से जाते देख बोली, और कभी कभी करेले जैसे कड़वे क्यों हो जाते हैं? आज दोपहर में तो कुछ और ही थे ये, और अब कुछ और ही हैं। इतना बोल वो अपने फ़ोन में कैब बुक करने की कोशिश करने लगी, लेकिन इतनी तेज़ बारिश की वजह से कोई भी कैब उसके घर तक जाने को रेडी नहीं थी। वहीं कार में शिवांश बैठा अपना फ़ोन चला रहा था और देव गुस्से से शिवांश को देखते हुए बोला, दिस इज़ नॉट राइट शिवांश, वो अकेली लड़की इतनी रात में और इतनी तेज़ बारिश में अकेले घर कैसे जाएगी? शिवांश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो देव ने अपने फ़ोन से किसी को कॉल किया और कहा, वापस ऑफिस जाओ और वहाँ गौरी नाम की एक लड़की होगी, उसे घर तक छोड़ कर आना। और इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दी। वहीं शिवांश की कार के पीछे आ रही उसके गार्ड्स की गाड़ियों में से एक गाड़ी ने कार को वापस पीछे किया और गौरी के सामने जाकर रुक गई। गौरी ने हैरान नज़रों से कार को देखा कि तभी गौरी के फ़ोन पर देव का मैसेज आया, गौरी ये कार मैंने ही भेजी है, ये तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देंगे। गौरी ने मैसेज पढ़ा तो मुस्कुरा दी और जाकर कार में बैठ गई। वहीं शिवांश ने जब उसे ये करते देखा तो बोला, क्या ज़रूरत थी उसके लिए कार भेजने की? वो कोई स्पेशल नहीं है। देव मुस्कुराते हुए बोला, तेरे लिए ना सही, लेकिन वो मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है। उसकी बात सुन शिवांश ने घूर कर उसे देखा
तो देव मुस्कुराकर बाहर की तरफ देखने लगा। भाई कुछ देर में ही गौरी भी अपने घर पहुंच गई, लेकिन वो जैसे ही घर में घुसी कि उसे अपने सामने एक शख्स बैठा हुआ दिखाई दिया, जिसे देख गौरी के चेहरे की हंसी, जो अभी तक उसके चेहरे पर थी, वो अब गायब हो चुकी थी। गौरी घर में बैठे उस शख्स को देखकर चौंक गई कि तभी आयुष गौरी के पास आकर धीरे से कान में बोला, दीदी क्या आपने इसे यहाँ बुलाया? गौरी ने नामे से रिलाते हुए कहा, नहीं हम क्यों इसे बुलाएंगे। दोनों भाई बहन आपस में बात कर ही रहे थे कि सुमित्रा हाथ में चाय की ट्रे लेकर हॉल में आई और गौरी को सामने देख खुशी से बोली, अरे गौरी आ गई तुम, देखो वरुण तुमसे मिलने आए हैं। गौरी भी चेहरे पर एक झूठी मुस्कान बिखेरते हुए हॉल में आई और सामने बैठे शख्स को देखकर बोली, आप यहाँ, वो भी इस समय? वरुण वही लड़का है जिससे गौरी की सगाई आज से 2 महीने पहले हुई थी और जिसकी तस्वीर सिमास ने गौरी के फोन में देखी थी। वही गौरी के ऐसे सवाल पूछने पर वरुण उसे ताने मारने के अंदाज में बोला, मेरा कॉल पिक करने में तो तुम्हें परेशानी हो ही रही थी, लेकिन अब तुम्हें मेरे यहाँ आने से भी प्रॉब्लम होने लगी। उसकी बात सुनकर गौरी ने अपना फ़ोन चेक किया, जिसमें वरुण की 2 मिस्ड कॉल थी। गौरी ने कहा, सॉरी, वो हमने देखा ही नहीं। अभी अभी नई जॉब लगी है, तो वर्क प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है। गौरी की बातों पर वरुण एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाते हुए बोला, अच्छा तो तुमने जॉब चेंज भी कर दी और मुझे बताया भी नहीं। आजकल बहुत कुछ छुपाने लगी हो। वही सुमित्रा ने जब देखा कि गौरी को वरुण की बातों पर गुस्सा आ रहा है, तो वो गौरी के बोलने से पहले ही बोल पड़ी, अरे वरुण बेटा वो क्या है ना कि अचानक से ही गौरी को जॉब चेंज करनी पड़ी और अभी कुछ ही दिन हुए हैं उसे नई जॉब पकड़े, तो शायद ध्यान नहीं रहा होगा। वरुण अकड़ते हुए बोला, आंटी जी समझा दीजिए गौरी को अच्छे से कि मैं उसका होने वाला पति हूँ और वो क्या करती है और क्या नहीं, उन सब चीज़ों की जानकारी मुझे होनी ही चाहिए, वरना अगर मैंने अपने मंगेतर होने का हक जताना शुरू किया ना तो इसे अच्छा नहीं लगेगा। और ये कहते हुए वो उठा और गौरी को घूरते हुए घर से बाहर चला गया। उसके जाते ही गौरी ने गुस्से से अपना बैग पटका और कमरे में चली गई। आयुष भी गौरी के पीछे पीछे उसके कमरे में आ गया। गौरी बेड पर बैठे गुस्से से अपनी आंखों से निकल रहे आंसुओं को साफ कर रही थी कि तभी आयुष उसके पास आया और उसका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए बोला, दीदी आप मत रो प्लीज, मैं जानता हूँ कि आपको ये वरुण बिल्कुल नहीं पसंद है, मुझे भी नहीं पसंद है, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तभी सुमित्रा कमरे में आते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो गौरी कि मेरी वजह से तुम्हें अपनी ज़िंदगी एक ऐसे इंसान के साथ बितानी पड़ेगी जो तुम्हारी कदर ही नहीं करता है। और इतना बोल वो फपक कर रो पड़ी। गौरी ने उनके आंसू साफ करते हुए कहा, नहीं माँ आप मत रोइए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती तो बस हालातों की है। सुमित्रा गौरी का हाथ अपने हाथ में थामते हुए बोली, नहीं गौरी, अगर मैंने बिना सोचे समझे तुम्हारी शादी के लिए हाँ ना की होती तो आज तुम्हें यह तकलीफ नहीं होती। गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ ऐसी कोई बात नहीं है, वो इतना भी बुरा नहीं है, शादी के बाद हम सब संभाल लेंगे और इतना भरोसा तो है ना आपको हम पर। सुमित्रा ने हाँ में सिर हिलाया कि तभी आयुष की नज़र गौरी के हाथ पर गई, जिसमें बैंडेज हो रखी थी। आयुष परेशान होते हुए बोला, दी आपके हाथ में क्या हुआ? सुमित्रा ने भी जब गौरी के हाथ पर ध्यान दिया तो वो भी परेशान हो गई और बोली, बेटा ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ में? गौरी उन्हें समझाते हुए बोली, अरे कुछ नहीं माँ, वो हल्की सी चोट लग गई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं कि आपको परेशान होना पड़े। सुमित्रा बोली, तुम सच बोल रही हो ना कि ज़्यादा नहीं लगी है? गौरी मुस्कुराते हुए बोली, अगर अभी हमें आलू के पराठे खाने को मिल जाएं तो ये चोट ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाएगी। उसकी बात सुन सुमित्रा मुस्कुराकर बोली, मुझे पता है कि तुम्हें आलू के पराठे खाने का ही मन होगा बारिश के मौसम में, इसलिए मैंने पहले से ही सब तैयारी कर रखी है। तुम जाओ मुँह हाथ धो लो, तब तक मैं पराठे बनाती हूँ। इतना बोल गौरी बाथरूम में चली गई और सुमित्रा किचन में, लेकिन आयुष उदास खड़ा गौरी को जाते हुए देख रहा था और वो खुद से बोला, मैं चाहता हूँ कि मेरी दी को दुनिया की सारी खुशियाँ मिलें और साथ में यह भी कि उन्हें कोई ऐसा मिले जो उनसे बहुत प्यार करे और उनके चेहरे की मुस्कुराहट के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। और इतना बोल वो अपने आंसू साफ करते हुए कमरे से बाहर आ गया।
वहीं दूसरी ओर शिवांश अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर अपनी सगाई की कुछ फोटोज देख रहा था जो देव ने उसे सेंड की थी। फोटोज देखते हुए ही उसकी स्क्रीन पर एक पिक्चर आई जो कि उसकी और गौरी की थी जब वो दोनों साथ में डांस कर रहे थे। अपनी और गौरी की वो फोटो देख अनजाने में ही शिवांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और वो बोला, पागल लड़की, आज कैसे डॉक्टर से लड़ रही थी। इसका ये रूप भी है, मुझे तो आज ही पता चला, वरना तो हमेशा इतनी शांत रहती है। फिर शिवांश आगे की फोटोज को देखने लगा कि तभी उन सभी फोटोज में एक फोटो गौरी की थी जिसमें वो अपने बाल ठीक कर रही थी। उस फोटो को देख शिवांश की नज़रें उस पर थमसी गईं और वो अपनी पलकें झपकाना जैसे भूल ही गया। इस वक्त शिवांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी जिसे देखकर ये लग रहा था कि उसके सामने का जो नज़ारा है उससे खूबसूरत तो कुछ हो ही नहीं सकता है। शिवांश को पता ही नहीं चला कि वो पिछले आधे घंटे से सिर्फ गौरी की उस तस्वीर को ही देखे जा रहा है। उसकी तंद्रा तो तब टूटी जब उसका फोन रिंग हुआ। कॉल किसी अननोन नंबर से थी। शिवांश ने कॉल पे किया तो दूसरी तरफ से एक आदमी बोला, बॉस वो कल इंडिया वापस आ रहा है। सामने वाले शख्स की बात सुन शिवांश शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, आने दो, उसका इंतजार तो मैं कब से कर रहा हूँ। और इतना बोल उसने कॉल कट कर दी। कॉल कट होने के बाद शिवांश ने लैपटॉप साइड में रखा और सो गया। वहीं दूसरी तरफ गौरी भी अपने बेड पर लेटी हुई थी और वरुण की बातें उसके कानों में अभी तक सुनाई दे रही थीं। और इन्हीं सबके साथ गौरी 3 महीने पहले की यादों में वापस चली गई। फ्लैशबैक 3 महीने पहले गौरी की माँ यानी सुमित्रा देवी अपने मकान मालिक सुरेश कुमार के घर बैठी हुई थी और उनके सामने सुरेश कुमार, उनकी पत्नी अनुपमा और उनका बेटा वरुण बैठे हुए थे। सुरेश बोले, देखिए सुमित्रा जी, हम पिछले 3 महीने से आपकी बात सुन रहे हैं, लेकिन अब और नहीं, हमें अगले महीने पूरा किराया चाहिए। सुमित्रा थोड़ी परेशान होते हुए बोली, देखिए भाई साहब, मैं समझ रही हूँ आपकी बात, लेकिन अभी अभी गौरी ने आयुष का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाया है, जिसकी वजह से अभी बजट थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन आप मुझे इस महीने की मोहलत और दे दीजिए, मैं और गौरी मिलकर कुछ इंतजाम कर लेंगे और पिछले 3 महीने और इस महीने का मिलाकर पूरे 4 महीना का किराया दे देंगे। उनकी बात सुनकर सुरेश भड़कते हुए बोले, देखिए सुमित्रा जी, हमने कोई सेवा केंद्र नहीं खोल रखा है, इसलिए आप इस महीने पूरा हिसाब कीजिए, वरना तो घर खाली कर दीजिए। वहीं वरुण ने अनुपमा जी को कुछ इशारा किया कि तभी वो सुमित्रा जी के कुछ कहने से पहले ही सुरेश से बोल पड़ी, क्या आप भी वरुण के पापा जब देखो पैसों के पीछे ही पड़े रहते हैं। अरे वो हमारे घर में पिछले 5 सालों से रह रही हैं, तो आपका किराया लेकर थोड़ी भागेंगी। सुमित्रा उनकी बात सुनते हुए बोली, जी भाई साहब, आप थोड़ा सोच लीजिए कुछ। उनके ये कहने के अगले पल ही अनुपमा बोली, सोच तो हमने लिया है बहन जी, बस आपकी रजामंदी जाननी है। सुमित्रा सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, जी मैं कुछ समझी नहीं। अनुपमा मुस्कुराती हुई बोली, बहन जी, हम चाहते हैं कि गौरी को हम अपने घर की बहू बनाएं और बस इसलिए हम आपकी इच्छा जानना चाहते थे। सुमित्रा उनकी बात सुन थोड़ी हैरान भी थी और साथ ही खुश भी थी कि गौरी को इतना अच्छा घर मिलने जा रहा है। वरुण सुमित्रा जी के पास बैठते हुए बोला, आंटी जी, मैं गौरी को बहुत पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, इसलिए आप प्लीज मना मत करिएगा। उसकी बात सुन और उसकी आंखों में सच्चाई को महसूस करते हुए सुमित्रा जी ने गौरी और वरुण के रिश्ते के लिए हाँ कर दी। उनकी यहाँ सुनते ही सुरेश और अनुपमा अपनी जगह से उठे और सुरेश बोले, बहन जी, अब तो हम रिश्तेदार बन जाएंगे, इसलिए किराए विराए जैसी फॉर्मेलिटी की अब कोई ज़रूरत नहीं है। सुमित्रा भी अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोली, नहीं भाई साहब, रिश्तेदारी अपनी जगह और किराया अपनी जगह। किराया आपको पूरा मिलेगा, बस थोड़ा समय चाहिए। सुरेश और अनुपमा ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। सुरेश बोले, अब अगर आप इतनी जिद कर रही हैं तो मैं अब आगे कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बच्चों की सगाई हम इसी महीने में करना चाहते हैं। सुमित्रा बोली, जी मैं गौरी को भी ये खुशखबरी बता देती हूँ। और इतना बोल वो अपने घर चली गई। भाई जब सुमित्रा ने गौरी को वरुण के रिश्ते की बात बताई तो गौरी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वरुण उसे शुरू से पसंद नहीं था। लेकिन सुमित्रा की खुशी के लिए उसने भी हाँ कर दी और उसी महीने में ही गौरी और वरुण की सगाई हो गई।
सगाई के कुछ टाइम बाद ही वरुण का बिहेवियर गौरी और उसके परिवार के लिए बिल्कुल बदल गया था। जहाँ वो पहले बहुत ही स्वीट और केयरिंग था, वहीं अब वो बहुत ही बदतमीज और डोमिनेटिंग नेचर वाला हो गया था। वो हर बात पर गौरी को ताने दिया करता था, उसे कहीं भी आने जाने से रोका करता था, जिसकी वजह से गौरी को उससे नफरत सी होने लगी थी। लेकिन सगाई होने के बाद अब गौरी कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय झेलने के। फ्लैशबैक एंड। ये सब सोचते हुए गौरी की आंखें नम हो गईं और वो खुद से ही बोली, महादेव, क्या हमारी किस्मत में ही सब ऐसे लोग लिखे हैं जो पहले तो हमारे साथ अच्छे से पेश आते हैं और फिर अचानक से बदल भी जाते हैं। एक ये वरुण है और दूसरे वो सड़ू सिंह रायजादा। आज हमारा इतना ख्याल रख रहे थे और शाम होते होते ही पता नहीं कौन सा भूत उनके अंदर आ गया कि एकदम से स्वीट सिंह रायजादा से अकड़ू सिंह रायजादा बन गए। बस यही सब सोचते हुए उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन गौरी ऑफिस में कुछ काम कर रही थी और सिमास अभी तक ऑफिस नहीं आया था, क्योंकि वो किसी जरूरी मीटिंग के लिए कहीं गया हुआ था। लंच टाइम होते ही सोनाक्षी और गौरी कैंटीन में जाकर लंच करने लगी कि तभी उनके साथ वाली कुर्सी पर एक शख्स आकर बैठा और बोला, हेलो ब्यूटीफुल लेडीज, क्या मैं यहाँ तुम लोगों के साथ बैठ सकता हूँ? गौरी और सोनाक्षी ने सामने बैठे उस इंसान को देखा, लेकिन गौरी उसे पहचान नहीं पाई। पर सोनाक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, आप हमारे साथ बैठकर खाना खाएंगे? सामने बैठा इंसान मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, क्यों नहीं। गौरी ने सोनाक्षी को उससे बात करते देखा तो धीरे से सोनाक्षी के कान में बोली, कौन है ये नमूना? सोनाक्षी बोली, ये हमारे फ्लोर के इंचार्ज हैं, बहुत दिनों से छुट्टी पर थे, आज ही आए हैं। गौरी ने सामने बैठे इंसान को देखा और मुस्कुरा दी। उस शख्स ने गौरी के आगे हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो मिस गौरी, मैं पीयूष अग्रवाल। गौरी ने भी उससे हाथ मिला लिया और बोली, आप हमें जानते हैं? पीयूष मुस्कुराते हुए बोला, जी नहीं, मैं जानता तो नहीं था, लेकिन आपकी खूबसूरती के चर्चे हमारे पूरे ऑफिस में है, और जब मैं यहाँ कैंटीन में आया तो मैंने देखा कि इस पूरी कैंटीन में आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई है ही नहीं, इसलिए मैं पहचान गया कि गौरी आप ही होंगी। उसकी बात सुन गौरी थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई, लेकिन कुछ बोली नहीं, बस मुस्कुरा दी और चुपचाप खाना खाने लगी। भाई पीयूष गौरी को ऊपर से नीचे तक अजीब नजरों से देख रहा था, लेकिन गौरी और सोनाक्षी इस बात से अनजान अपनी बातों में लगी थी। खाना खाने के बाद गौरी वापस से केबिन में आई तो देखा सिमांस आ चुका था। आज उसने ब्लैक थ्री पीस सूट पहना था और हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। गौरी ने सिमांस को देखा और मन में ही बोली, महादेव, कितनी फुर्सत से बनाया है आपने इस इंसान को, सर से पांव तक कोई कमी ही नहीं छोड़ी। सच, अगर इनमें इतना एटीट्यूड और घमंड नहीं होता तो कब का हमारा दिल इन पर आ गया होता। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे सिमांस की एरोगेंस भरी आवाज़ सुनाई दी, पूरे दिन क्या दरबान बनकर खड़े रहने का इरादा है तुम्हारा? उसकी आवाज़ सुन गौरी होश में आई और अपनी डेस्क पर बैठते हुए खुद से ही बोली, बस यही एक कमी है इनमें कि मुंह खोलते ही जहर उगल देते हैं। समझ नहीं आता कभी कभी कि हलाहल महादेव ने पिया था या इन्होंने गटक लिया था। जब देखो कड़वा ही बोलते हैं। उसे खुद में ही बड़बड़ाते देख सिमांस बोला, तुम कुछ कह रही हो? गौरी झूठी स्माइल करते हुए बोली, जी नहीं, हम क्यों कुछ कहेंगे। और इतना बोल वो अपना काम करने लगी। कुछ देर बाद गौरी की डेस्क पर रखा लैंडलाइन रिंग हुआ। उसने कॉल पिक की तो कॉल रिसेप्शन एरिया से थी। गौरी ने कुछ बात की, फिर शिवांश की तरफ देखते हुए बोली, सर, रिसेप्शन एरिया पर आपसे कोई मिलने आया है और उनका नाम। वो इतना ही बोल पाई थी कि तभी शिवांश उसकी बात पूरी करते हुए बोला, अभय राणा है। गौरी ने हैरानी से हमें सिर हिला दिया तो शिवांश बोला, आने को कहो। ये सुन गौरी ने रिसेप्शनिस्ट से उन्हें केबिन में भेजने को कहा और शिवाज की तरफ देखकर धीरे से बोली, क्या ये अंतर्यामी भी हैं जो इन्हें पता चल गया कि कौन इनसे मिलने आया है? वो ये सोच ही रही थी कि तभी केबिन का डोर अनलॉक हुआ। गौरी ने देखा तो वहाँ शिवांश की उम्र का ही एक शख्स खड़ा था। उसके चेहरे पर भी बहुत रौब था और देखने में वो भी काफी हैंडसम था, लेकिन शिवांश से ज्यादा नहीं। उसे देख शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ अभय, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। वो शख्स जिसका नाम अभय राणा था, वो केबिन में आते हुए गुस्से से अपना हाथ शिवांश की डेस्क पर
पटकते हुए बोला, शिवांश सिंह रायजादा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्रोजेक्ट को मुझसे छीनने की। गौरी उसके ऐसे अंदाज से काफी डर गई थी और डर की वजह से ही वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके सामने खड़ा इंसान कौन है जो शिवांश से ऐसे बात कर रहा है। वही शिवांश जिसे उसके ऐसे बिहेवियर से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आराम से अपनी चेयर पर टेक लगाते हुए बोला, मेरी हिम्मत के बारे में सोचना तो तुम छोड़ ही दो। अबे राणा, मेरी हिम्मत का अंदाजा तो तुम्हें इस बात से ही लगा लेना चाहिए कि जिस प्रोजेक्ट के लिए तुम महीनों से फॉरेन कंट्री में रहकर उस क्लाइंट के तलवे चाट रहे थे, उसे मैंने यहीं इंडिया में बैठे बैठे अपना बना लिया। उसकी बात सुन अभय गुस्से से शिवांश की ओर बढ़ा, लेकिन अगले ही पल केबिन का दरवाजा खुला और देव ने केबिन में आते ही अभय पर अपनी गन पॉइंट कर दी। उसको गन पॉइंट करते देखा जहां अभय अपनी जगह पर ही रुक गया। वहीं गौरी के तो जैसे होश ही उड़ गए और वो खड़े खड़े लड़खड़ा गई। कुछ आवाज सुनते ही अभय की नजर गौरी पर चली गई और उसकी नजर जैसे अब गौरी पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो गौरी को अब ललचाई नजरों से देख रहा था, लेकिन अगले ही पल उसे उस नज़ारे में खलल पड़ने का एहसास हुआ, क्योंकि अब उसके सामने शिवांश खड़ा था जो गुस्से से उसे ही देख रहा था। शिवांश ने गुस्से से अभय से कहा, जिन कदमों से यहाँ आया है उन्हीं कदमों से यहाँ से वापस चला जा, वरना। उसकी बात पर अभय कुटिलता से हंसते हुए बोला, यह धमकी हमारी दुश्मनी की वजह से है या फिर इस खूबसूरती को नजर भर के देखने की वजह से। उसकी बात पर शिवांश गुस्से से उसे देखने लगा कि तभी देव ने आगे बढ़ते हुए कहा, अभय राणा, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई इस ऑफिस में कदम रखने की। अभय ने देव को देखा और कहा, जो खिलौना तूने अपने हाथ में पकड़ा है ना, वो मैं बचपन से कबूतर मारने के लिए इस्तेमाल किया करता था, इसलिए इन सब चीज़ों से मैं डरने वाला नहीं हूँ, समझा। और रही बात मेरे यहाँ आने की, फिर वो पलटा और शिवांश की तरफ देखते हुए बोला, इस प्रोजेक्ट को छीनने की खुशी मना ले जितनी मनानी है, लेकिन अगर तेरी इस खुशी को मैंने जल्दी मातम में नहीं बदला तो मेरा नाम भी अभय राणा नहीं है। उसकी बात पर शिवांश ने तिरछा मुस्कुराया और अभय गुस्से में वहां से चला गया। उसे जाते देख देव शिवांश के पास आया और बोला, तूने इसे केबिन में आने की परमिशन क्यों दी शिवांश। शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे मात देने के बाद उसकी शिकस्त भी तो देखनी थी ना। वही गौरी जो अभी भी मुंह पर हाथ रख के खड़ी देव को देख रही थी। देव ने जब उसे ऐसे देखा तो उसके पास आया, लेकिन जैसे ही देव उसके नजदीक आया कि गौरी 2 कदम पीछे हो गई और अपनी मरी हुई सी आवाज में बोली, पीछे पीछे रहिए और ये हाथ में जो पकड़ा है उसे भी दूर रखिए प्लीज। उसे ऐसे डरते देख देव और शिवांश दोनों ही मुस्कुराने लगे। देव ने गन अपनी कमर के पीछे रखते हुए कहा, डरो मत गौरी, देखो अब तो गन नहीं है मेरे हाथ में। उसकी बात सुन गौरी ने जो सांस अब तक रोक रखी थी उसे छोड़ते हुए कहा, ये सब क्या था। अभी शिवांश वापस से अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला, तो झांसी की रानी को गन से भी डर लगता है। उसकी बात सुन गौरी ने मुंह बनाकर उसे देखा और बोली, आम लोगों को गन से डर लगता है, लेकिन कुछ राक्षस ऐसे होते हैं जिन्हें किसी बात से डर नहीं लगता है। यह आखिरी वाली लाइन उसने बहुत ही धीरे से बोली थी, जिसे सिर्फ देव ही सुन पाया था। देव ने जैसे तैसे अपनी हंसी कंट्रोल की और गौरी से बोला, गौरी, क्या तुम हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दोगी, कुछ जरूरी बात करनी है हमें। उसकी बात पर गौरी ने हाँ में सिर हिलाया और अपने माथे का पसीना पोंछते हुए केबिन से बाहर आ गई। शिवांश, मैंने तुझे कितनी बार कहा है। वहीं देव शिवांश के पास जाकर बोला कि इस अभय को अपने पास मत आने दिया कर, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या कर दे। शिवांश बेफिक्री से बोला, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है देव कि मेरे ऑफिस में खड़े होकर मुझे ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। इतने सालों में इतना तो मैं उसे जान ही गया हूँ। देव बोला, वो बात ठीक है, लेकिन इस प्रोजेक्ट की वजह से वो अब चुप नहीं बैठेगा, इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। इधर देव और शिवांश बातें कर रहे थे और वहीं बाहर पीयूष गौरी से बातें कर रहा था। पीयूष गौरी को कॉफी ऑफर करते हुए बोला, गौरी, मैंने सुना है कि तुम्हें अभी कुछ ही दिन हुए हैं ज्वाइन किए हुए। गौरी ने हाँ में सिर हिला दिया तो पीयूष बोला, गौरी तुम मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इसलिए अगर तुम्हें किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे बेझिझक हेल्प मांग सकती हो। गौरी ने ज़्यादा कुछ बोलना ठीक नहीं समझा और बस मुस्कुरा दी। वहीं ऑफिस में काफ़ी लोगों की नज़रें गौरी और पीयूष पर ही थी
और वो लोग उन दोनों को साथ में बातें करते देख आपस में ही खुसुर फुसुर कर रहे थे। एक मेल एम्प्लॉय ने अपने कलीग से कहा, देख रहा है कैसे आते इसने पीयूष सर पर भी अपना जादू चला दिया। मैंने इससे कितनी बार बात करने की कोशिश की है, लेकिन हमेशा मुझे इग्नोर कर देती है। और देख पीयूष सर से कैसे हंस हंस कर बात कर रही है। दूसरा एम्प्लॉय बोला, अरे नहीं यार, मुझे वो लड़की ऐसी नहीं लगती है। और पीयूष सर को तो तू जानता ही है कि जहाँ खूबसूरत लड़की देखी वहीं फिसल जाते हैं। गौरी और पीयूष को लेकर ऑफिस में तरह तरह की बातें हो रही थी, लेकिन गौरी इस बात से बिल्कुल अनजान थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और गौरी और सोनाक्षी को उस ऑफिस में काम करते हुए 1 महीना हो गया था। आज गौरी बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसे उसकी सैलरी मिली थी और वो अपनी माँ और भाई के लिए कुछ ना कुछ खरीदना चाहती थी। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना आज वो ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकल जाए। इसलिए वो शिवान से परमिशन मांगने के लिए उसकी डेस्क के पास चली गई। गौरी बोली, सर हमें आज जल्दी घर जाना है, तो क्या हम जा सकते हैं? शिवांश ने तिरछी नज़र से गौरी को देखा और बोला, क्यों? गौरी खुश होते हुए बोली, वो आज हमें हमारी सैलरी मिली है, तो हम माँ और भाई के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं, तो क्या हम जा सकते हैं? शिवांश ने उसकी बात पर ज़्यादा कुछ न कहते हुए बस हाँ कह दिया। तो गौरी भी खुशी खुशी अपना काम करने लगी। गौरी और सोनाक्षी दोनों ही आज ऑफिस से जल्दी निकल गई थी और दोनों ने ही आज अपनी सैलरी आने की खुशी में अपने अपने घर वालों के लिए कुछ ना कुछ खरीदा था। दोनों ने अच्छे से शॉपिंग की और अपने अपने घर चली गई। गौरी अपनी माँ के लिए एक बहुत ही खूबसूरत साड़ी लाई थी और आयुष के क्रिकेट किट, जिसे देख दोनों ही काफ़ी खुश थे। अभी वो लोग अपनी खुशी सेलिब्रेट कर ही रहे थे कि दरवाजे पर नॉक हुआ। गौरी ने दरवाज़ा खोला था। उसके सामने वरुण खड़ा था। वरुण अंदर आया और जैसे उसने सभी के हाथों में गिफ्ट पैकेट्स देखे तो बोला, क्या बात है, लगता है आज गौरी सबके लिए गिफ्ट्स लाई है। सुमित्रा मुस्कुराकर बोली, हाँ बेटा, वो आज उसे पहली सैलरी मिली है ना, इसलिए वो हम सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आई है। यह सुन वरुण पलटा और गौरी से बोला, अच्छा तो मेरा गिफ्ट कहाँ है? उसकी बात सुन गौरी कुछ नहीं बोली, तो वरुण ने उसे फिर ताना मारा, अच्छा तो तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाई, लगता है तुम मुझे अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानती हो। सुमित्रा जी बीच में आती हुई बोली, अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, वो तो बस। उनकी बात बीच में काटते हुए वरुण थोड़ा गुस्से से बोला, मैं यहाँ आप लोगों की ये फालतू की बातें सुनने नहीं आया हूँ, बस गौरी को अपने साथ ले जाने आया हूँ। उसका ऐसा लहजा सुन गौरी गुस्से से बोली, वरुण तुम मेरी माँ से इस तरीके से बात नहीं कर सकते हो। वरुण भी ऊंची आवाज में बोला, अच्छा तो अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे किससे कैसे बात करनी है। गौरी आगे कुछ कहती कि सुमित्रा गौरी को शांत करते हुए बोली, गौरी तुम चुप हो जाओ। फिर उन्होंने वरुण की तरफ देखा और बोली, वरुण बेटा तुम बैठो, गौरी बस कुछ ही देर में तैयार होकर आ रही है। और इतना बोल वो गौरी का हाथ पकड़ उसे अपने साथ कमरे में ले गई। वरुण भी अकड़ कर सोफे पर बैठ गया। वही गौरी जब कमरे में पहुंची तो उसने गुस्से से अपनी माँ से कहा, देखा ना माँ, आपने, वो किस तरीके से आपसे बात कर रहा था। अब पानी हमारे सर से ऊपर जा चुका है, अब हम ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सुमित्रा उसे शांत करते हुए बोली, सगाई होने के बाद ऐसे सगाई तोड़ना, इसमें बहुत बदनामी होगी बेटा। और मेरे बारे में तो सोचो, आयुष के बारे में सोचो। गौरी देखो मैं समझ रही हूँ, लेकिन सगाई। उनकी ऐसी बातें सुन गौरी ने अपना गुस्सा शांत किया और बोली, कहाँ जाना है मुझे इसके साथ? सुमित्रा बोली, वरुण के दोस्त की सगाई है, इसलिए तुम अच्छे से तैयार हो जाओ और जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। गौरी भी कुछ सोच समझ कर तैयार हुई और वरुण के साथ उसके दोस्त की एंगेजमेंट पार्टी में चली गई। पूरे रास्ते गौरी ने वरुण से कोई बात नहीं की, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि उसे यह रिश्ता एक बोझ लगता था। लेकिन वो सिर्फ अपनी माँ की खुशी की वजह से चुप थी। कुछ ही देर में वो लोग वेन्यू पर पहुंच गए थे। कार पार्क करने के बाद दोनों कार से उतरे तो गौरी आगे जाने लगी कि तभी वरुण ने उसे हाथ पकड़कर रोक लिया। गौरी उसके ऐसे अचानक से हाथ पकड़ने से थोड़ी घबरा गई। वरुण बोला, गौरी देखो मैं जानता हूँ कि मैं कभी कभी ओवर रिएक्ट कर देता हूँ, लेकिन तुम भी तो मेरी कंडीशन समझो। हमारी सगाई को 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और मैं भी चाहता हूँ कि हमारी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, और तुम्हें अभी भी इस चीज़ के लिए टाइम चाहिए
तो बस उसी की वजह से मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट रहता हूँ। गौरी अब उससे अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली, वरुण अंडरस्टैंड, लेकिन मेरे ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं और मैं जब तक पूरी तरीके से वो निभा नहीं लूँगी तब तक मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। उसकी बात सुन वरुण की मुट्ठी गुस्से में फिर से कस गई, लेकिन फिर भी वो चेहरे पर एक स्माइल लाते हुए बोला, अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, लेकिन अभी तो हम अंदर चलें। गौरी ने भी हाँ में सिर हिलाया और उसके साथ पार्टी में चली गई। गौरी ने आज रॉयल ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी, अपने बालों का मेसी बन बनाया हुआ था और लाइट मेकअप में वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। पार्टी में जाने के बाद वरुण ने अपने सभी दोस्तों से गौरी को मिलवाया और फिर वो दोनों, जिनकी सगाई थी, उन्हें बधाई देने के लिए स्टेज पर चले गए। गौरी से मिलने के बाद वरुण के दोस्त आपस में बोले, यार वरुण की तो किस्मत ही चमक गई है, इतनी खूबसूरत लड़की जो मिली है। एक दोस्त बोला, हाँ यार ठीक कह रहा है तू, देखना उसे क्या कमाल लगती है। वरुण तो उसके सामने कुछ भी नहीं लगता है। वो लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वरुण भी उनके पास आ गया और बोला, और भाई क्या बातें हो रही हैं। एक दोस्त बोला, कुछ नहीं, बस हम सभी लोग तेरी अच्छी किस्मत की तारीफ कर रहे थे। वरुण ड्रिंक का एक सिप लेते हुए बोला, अच्छी किस्मत वो कैसे। दूसरे दोस्त ने गौरी की तरफ इशारा किया जो एक टेबल पर बैठी एक लेडी से बातें कर रही थी। वो बोला, अरे यार वरुण, हमें तो जलन होने लगी है तुझसे कि तेरी होने वाली बीवी इतनी खूबसूरत है। वरुण मुस्कुराते हुए बोला, हाँ खूबसूरत तो बहुत है और उसे इस बात का घमंड भी बहुत है, तभी तो मुझे आज तक अपने पास भी नहीं आने दिया है। उसकी बात सुन उसका एक दोस्त बोला, क्या बात कर रहा है तू, तेरी सगाई हो गई है और शादी भी होने वाली है, फिर भी तूने आज तक उसके साथ कुछ भी। इतना बोल वो रुक गया। वरुण अपनी ड्रिंक का गिलास पूरा खत्म करते हुए थोड़े गुस्से से बोला, नहीं यार, पता नहीं किस बात से इतनी दिक्कत है उसे। जब भी उसके पास जाने की कोशिश करता हूँ तो हमेशा दूर भागने लगती है। उसके दोस्तों ने भी आग में घी डालते हुए कहा, यह तो गलत बात है वरुण, वो तेरी होने वाली बीवी है और तेरा इतना हक तो बनता ही है उस पर। उन सब की बातें सुन वरुण अब पूरी तरह से अपने दिमाग में यह बात बिठा चुका था कि वो गौरी के साथ कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो उसकी होने वाली बीवी है। भाई कुछ देर बाद ही पार्टी में डांस स्टार्ट हुआ और सारे कपल्स एक साथ डांस करने लगे। वरुण और गौरी भी साथ में डांस कर रहे थे, लेकिन गौरी को बहुत अजीब लग रहा था वरुण के साथ डांस करना, क्योंकि वो उसे बार बार इधर उधर टच कर रहा था। कभी वो उसकी पीठ पर हाथ फेरता, कभी उसकी कमर पर हाथ फेरता और ये सब गौरी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। गौरी ने कई बार उसे मना भी किया लेकिन वो नहीं माना। कुछ देर तक गौरी ये सब बर्दाश्त करती रही, लेकिन थोड़ी देर बाद वरुण उसकी नेक पर किस करने की कोशिश करने लगा। गौरी ने एक दो बार उसे खुद से दूर किया, लेकिन वो नहीं माना, तो गौरी उसे गुस्से से धक्का देकर पार्टी से बाहर आ गई। वरुण ने उसे ऐसे जाते देखा तो वो भी गुस्से में पार्टी से बाहर आ गया। गौरी इस वक्त पार्किंग एरिया में थी और वो वरुण की कार के पास पहुंची ही थी, तभी वरुण ने उसे पीछे से पकड़ा और अपनी कार के सहारे टिकाते हुए कहा, गौरी ये सब क्या था अंदर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का मारने की। गौरी ने खुद को वरुण की पकड़ से छुड़वाते हुए कहा, और तुम जो वहाँ सबके सामने कर रहे थे, क्या वो ठीक था। वरुण गुस्से से बोला, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ और मैं जो चाहूँ वो तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। गौरी ने झटके से उसे खुद से दूर किया और बोली, होने वाले पति हो लेकिन हुए नहीं हो, इसलिए अपनी हद में रहो, ऐसा ना हो कि हमें रिश्ता ही तोड़ दें। उसकी ऐसी धमकी पर वरुण जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तू मुझे छोड़ेगी, तू ये रिश्ता तोड़ेगी, अरे औकात ही क्या है तेरी मेरे सामने, मेरे घर में रहती है तू, वो भी किराए पर। अगर 4 महीने पहले मैंने तुझसे सगाई ना की होती तो आज कहीं और धक्के खा रही होती तू, या फिर किसी गैर मर्द के बिस्तर की शोभा बढ़ा रही होती और अपने घर वालों का पेट पाल रही होती। वरुण की ऐसी नीच बातें सुन गौरी का गुस्सा उसके आपे से बाहर हो गया और अगले ही पल उसने वरुण के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया और बोली, बस बहुत हो गया, हम उतनी देर से तुम्हारी बकबक सुन रहे हैं और अब तक हमें सिर्फ लगता था, लेकिन आज यकीन हो गया कि तुमसे ज्यादा नीच इंसान कोई हो ही नहीं सकता है। उसकी बात सुन वरुण गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा
और गौरी के ब्लाउज की एक स्लीव को झटके से फाड़ दिया और बोला, तूने अभी तक मेरी नीचता देखी नहीं है, लेकिन अब मैं तुझे अपनी नीचता दिखाऊंगा। गौरी, जिसे उसके सेक्शन की बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं थी, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। अगले ही पल वरुण उस पर किसी भूखे भेड़िए की तरह झपटा, लेकिन गौरी उसे चकमा देकर भाग खड़ी हुई। वरुण ने उसका पीछा करना चाहा, लेकिन पार्किंग एरिया में अंधेरा होने की वजह से गौरी गाड़ियों के पीछे छिप गई, जिसकी वजह से वरुण उसे ढूंढ नहीं पाया और कुछ देर बाद ही वो अपनी कार लेकर वहां से निकल गया। गौरी, जो गाड़ियों के पीछे छिपी हुई थी, वो उसके जाते ही बाहर निकल आई। उसने अपने फटे हुए ब्लाउज की तरफ देखा और फिर रोते हुए उसे अपनी साड़ी से ही ढक लिया। गौरी पार्किंग एरिया से बाहर निकली तो मौसम बहुत खराब था। उसने फोन में टाइम देखा तो रात के 12:30 बज रहे थे। इतनी रात होने की वजह से कोई ऑटो या टैक्सी भी रोड पर नहीं थी और कैब भी बुक नहीं हो पा रही थी, नेटवर्क इशू की वजह से। गौरी खुद से ही बोली, हम इस हाल में वापस बेनू भी नहीं जा सकते हैं और इतनी रात को कोई ऑटो भी नहीं है, ऊपर से मौसम भी इतना खराब है। उसने अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाई तो उसे उस सुनसान रोड पर कोई दिखाई नहीं दिया। गौरी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो पैदल ही रोड पर चल दी। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक ऑटो रिक्शा दिखाई दिया। गौरी रिक्शा के पास गई तो उसमें मौजूद शख्स सो रहा था। गौरी ने उसे आवाज लगाते हुए कहा, भाई साहब, मीना कॉलोनी चलेंगे क्या? उसकी आवाज सुन रिक्शा वाला उठ गया और अपने सामने खड़ी लड़की को देख पहले तो चौंका, लेकिन दूसरे ही पल वो गौरी को ऊपर से नीचे तक घूरने लगा और मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मैडम, जाएंगे ना, आप जहाँ कहेंगी हम वहाँ जाएंगे। उसकी ऐसी बातें सुन गौरी को कुछ ठीक नहीं लगा तो वो बोली, रहने दीजिए भैया, हमें नहीं जाना। और इतना बोल वो आगे बढ़ गई। उसे जाते देख वो रिक्शा वाला बाहर निकला और गौरी के पीछे पीछे चलते हुए बोला, अरे मैडम रुकिए तो, कहाँ जा रही हैं हमें छोड़कर? गौरी ने उसे अपने पीछे आते देखा तो उसने अपने चलने की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन कुछ ही देर में बारिश भी होने लगी। गौरी को अब घबराहट होने लगी थी। वही वो रिक्शा वाला अब गौरी का पीछा रिक्शा से कर रहा था। गौरी सुनसान रोड पर अकेली दौड़ी जा रही थी। उसे इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वहीं वो आदमी जो गौरी का पीछा कर रहा था, उसने अब अपने कुछ और साथियों को भी बुला लिया था और अब उसके पीछे एक नहीं बल्कि 3 लोग थे। वो सभी रिक्शे से गौरी का पीछा कर रहे थे और अभी गौरी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो और दौड़ सके, इसलिए उसने अपना दिमाग लगाया और अपनी आसपास की तंग गलियों को देखा और बिना किसी देरी के वो उन गलियों से होकर भागने लगी। वहीं वो तीनों आदमियों ने जब उसे गलियों से जाते देखा तो अपना रिक्शा छोड़ वो भी गौरी के पीछे पैदल ही भागने लगे। कुछ ही देर यूं ही भागने के बाद गौरी एक अंधेरी जगह पर छिप गई। उसकी सांसें फूलने लगी। गौरी को इस वक्त बहुत रोना आ रहा था और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कि तभी उसकी नज़र अपने फ़ोन की स्क्रीन पर गई, जहाँ उसे नेटवर्क शो हो रहे थे। ये देखते ही गौरी ने जल्दी से अपना फ़ोन ऑन किया और किसी को कॉल लगा दी। वहीं दूसरी तरफ शिवांश इस वक्त अपनी कार में बैठा था और शिमला जा रहा था, क्योंकि उसे अचानक ही एक ज़रूरी काम आ गया था, जिसकी वजह से उसे रात में निकलना पड़ रहा था। शिवांश कार में बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था कि तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। शिवांश ने बिना देखे ही कॉल पिक कर लिया और बोला, हेलो। दूसरी तरफ से उसे एक डरी सहमी सी आवाज़ आई, हेलो, प्लीज़ हमें बचा लीजिए। ये सुनते ही शिवांश ने चौंकते हुए एक नज़र फ़ोन की स्क्रीन पर देखा और जैसे ही उसने फ़ोन की स्क्रीन पर कॉल करने वाले का नाम पढ़ा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि ये कॉल गौरी की थी। इतनी रात को गौरी का कॉल देख वो काफ़ी शॉक्ड था। उसने दूसरे ही पल फ़ोन वापस कान पर लगाया और बोला, हेलो गौरी। गौरी, तुम ठीक हो? गौरी ने रोते हुए कहा, नहीं, प्लीज़ हमें बचा लीजिए, ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। उसकी आवाज़ सुनते ही शिवांश ने बोला, गौरी कहाँ हो तुम? मुझे बताओ। मैं वो इतना बोल ही पाया था कि तभी उसे गौरी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनते ही शिवांश गुस्से से चिल्लाया, स्टॉप दी कार। उसके ऐसे चिल्लाने से सूरज ने झटके से कार रोक दी। शिवांश कार से उतरा और सूरज को पैसेंजर सीट पर भेजकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने फ़ोन की तरफ देखा तो कॉल अभी तक कट नहीं हुई थी। शिवांश ने सूरज को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, ट्रैक द लोकेशन, और ये बोल उसने गाड़ी वापस घुमा ली। उसे कार वापस घुमाते देख
उसके पीछे आ रही उसके गार्ड्स की कार भी उसी के पीछे पीछे आने लगी। सूरज ने कुछ ही देर में गौरी की लोकेशन को ट्रैक कर लिया था और अब शिवांश उसी तरफ बढ़ रहा था जहां गौरी थी। शिवांश की ड्राइविंग स्किल्स काफ़ी अच्छी थी, इसलिए इतनी तेज बारिश में भी शिवांश काफ़ी स्पीड में कार चला रहा था। आज उसकी गाड़ी हवा से नहीं बल्कि सही मायनों में तूफान से बातें कर रही थी। कुछ देर ड्राइव करने के बाद सूरज बोला, सर मैडम की लोकेशन बस यहीं से कुछ दूर पर ही शो हो रही है। ये सुनते ही शिवांश ने स्पीड थोड़ी और तेज कर दी। कुछ ही सेकंड में उसे दूर सामने एक लड़की भागती हुई दिखाई दी। उसे देख शिवांश को जरा भी देर नहीं लगी पहचानने में कि वो लड़की गौरी ही है। शिवांश की नज़र जब उसके पीछे भाग रहे 3 लोगों पर पड़ी तो उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कस गए और वो गुस्से से बोला, सूरज इन तीनों में से कोई नहीं बचना चाहिए। उसकी बात सुन सूरज ने जल्दी से गार्ड्स को मैसेज पास कर दिया। शिवांश ने अपनी कार थोड़ी आगे जाकर रोकी और उसी के साथ बाकी सभी गाड़ियां भी रुक गईं और उनमें से सभी गार्ड्स अपने हाथों में लेटेस्ट मॉडल की गन पकड़े बाहर निकले। शिवांश भी कार से बाहर निकला कि तभी सूरज ने जल्दी से उतरकर उसे अम्ब्रेला से कवर कर लिया। भाई वो लोग जो गौरी का पीछा कर रहे थे, उन्होंने इतनी रात में उस सुनसान सड़क पर जब इतनी सारी गाड़ियां एक साथ देखी तो वो भी थोड़ा घबरा गए, लेकिन वो कुछ सोच समझ पाते कि तभी कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। भाई गौरी जो बिना किसी होश के उस तेज बारिश में खुद को बचाने के लिए बस भागे जा रही थी। उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि कोई उसे बचाने के लिए आ चुका है। गौरी भागते भागते बहुत थक चुकी थी, इसलिए वो भागते हुए लड़खड़ाकर गिरने लगी, लेकिन वो गिर पाती कि तभी उसे 2 मजबूत हाथों ने गिरने से बचा लिया। गौरी ने जब सामने खड़े शख्स को देखा तो इस हालत में भी उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई, लेकिन अगले ही पल वो शिवांश के गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। उसकी यह हालत देख पता नहीं क्यों शिवांश को बहुत तकलीफ हो रही थी और उसने गौरी को अपनी बाहों में भरते हुए एक हाथ उसके सर पर फेरते हुए कहा, डरो मत, अब मैं आ गया हूँ। उसकी बात सुन गौरी की पकड़ शिवांश के ब्लेजर पर कस गई। उन्हें ऐसे साथ खड़ा देख सूरज मन में ही बोला, देव भैया ठीक ही कह रहे थे, कुछ तो है इन दोनों में। और इतना बोल वो हल्के से मुस्कुरा दिया। भाई गौरी बारिश में भीगने की वजह से ठंड से कांप रही थी। उसे कांपते देख शिवांश ने खुद से दूर किया और अपना ब्लेजर उतार कर उसे पहना दिया। भाई वो 3 लोग जिन्हें गार्ड्स ने पकड़ रखा था, वो बोले, अरे छोड़ो हमें, हमें क्यों पकड़ रखा है, हमने किया ही क्या है। उनकी बातें शिवांश के कानों में भी पड़ी तो उसने गौरी को देखा जो अभी भी बस रोई ही जा रही थी। शिवांश ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए गुस्से से उससे पूछा, क्या इन्होंने तुम्हें छुआ? गौरी ने रोते हुए नामे से हिला दिया और बोली, हम पिछले 1 घंटे से बस इनसे बचकर भाग रहे हैं। इतना बोल गौरी दोबारा से लड़खड़ाने लगी। शिवांश ने उसे ऐसे देखा तो उसने बिना किसी देर के अपनी गोदी में उसे उठा लिया। शिवांश उसे कार के पास ले जाते हुए अपने गार्ड से गुस्से से बोला, कोई हड्डी इनके शरीर से जुड़ी ना रहे, बट मेक श्योर कि तीनों मरने नहीं चाहिए। इतना बोल वो गौरी को गोद में उठाए अपनी कार में बैठ गया। शिवांश ने अच्छे से गौरी को कार में बिठाया, लेकिन वो जैसे ही गौरी से अलग होने लगा कि तभी गौरी ने जल्दी से उसकी शर्ट पकड़ ली और उसे जाने से रोक दिया। शिवांश गौरी की घबराहट को समझ पा रहा था, इसलिए वो गौरी के पास ही बैठ गया। वहीं जब गौरी को बाहर से उन आदमियों की चीखने की आवाज़ सुनाई दी तो गौरी डर से कांप गई। तभी शिवांश ने उसे अपनी बाहों में भरा और कार की विंडो लॉक कर दी, जिसकी वजह से अब गौरी को उन आदमियों की चीखें नहीं सुनाई दे रही थीं। शिवांश को उसे पकड़ते ही गौरी के हाथ से ब्लेजर सरक गया, जिसकी वजह से शिवांश की नज़र गौरी के फटे हुए ब्लाउज पर गई। उसकी बाजू पर लगे नाखूनों के निशान भी उसकी नज़रों से छिप नहीं पाए। शिवांश ने गौरी को खुद से दूर किया और कहा, अगर उन्होंने तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया तो ये किसने किया, या तुम मुझसे झूठ बोल रही थी? इतना बोल वो जैसे ही कार से उतरने लगा कि तभी गौरी ने उसे रोकते हुए कहा, यह उन्होंने नहीं किया। शिवांश ने गुस्से से पूछा, तो फिर किसने किया? उसके सवाल पर गौरी को वरुण के कहे शब्द याद आ गए और उसका किया हुआ वो नीच काम भी, और वो सब याद आते ही गौरी बेतहाशा रोने लगी। उसे ऐसे अपना होश खोते देख शिवांश थोड़ा घबरा गया। ये पहली बार था शिवांश के लिए जब उसे किसी के आंसू देखकर तकलीफ हो रही थी।
पहली बार किसी गैर का दर्द उसे तकलीफ दे रहा था। उसने देखा कि गौरी रोते रोते बेहोश हो गई है। उसे बेहोश होते देख शिवांश ने जल्दी से विंडो ओपन कर सूरज को बुलाया और उसे गाड़ी फार्म हाउस ले जाने को कहा। सूरज ने भी बिना किसी देरी के गाड़ी फार्म हाउस की ओर दौड़ा दी। शिवांश ने एक नज़र गौरी के उसी हाथ को गुस्से से देखा जहाँ वो नाखून के निशान थे, और फिर उसे ब्लेजर से कवर करते हुए उसने रुद्र को कॉल लगा दी। वही मेंशन में रुद्र सोया हुआ था और इतनी रात को किसी का कॉल देख वो झुंझलाकर उठा और बिना देखे ही फोन कान पर लगा लिया। कॉल पिक होते ही शिवांश ने रूड टोन में कहा, मुझे सोनाक्षी का नंबर चाहिए। वही रुद्र जो नींद में था वो अचानक से इतनी कड़क आवाज सुन चौंक गया और जैसे ही उसने फोन की तरफ देखा कि कॉल शिवांश का है, उसने फोन दोबारा कान पर लगाते हुए कहा, क्या चाहिए? शिवांश ने गुस्से से कहा, मुझे सोनाक्षी का नंबर चाहिए एंड डोंट आस्क एनी क्वेश्चन अगेन। उसकी ऐसी गुस्से भरी आवाज़ सुन रुद्र ने बिना किसी सवाल जवाब के उसे सोनाक्षी का नंबर दे दिया। नंबर मिलते ही शिवांश ने बिना कुछ कहे ही कॉल कट कर दी। वही रुद्र, जिसे अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो अपनी आंखें मसलता हुआ खुद से ही बोला, ये शिवांश को इतनी रात में सोना का नंबर क्यों चाहिए था? फिर वो चौंकते हुए बोला, कहीं शिवांश उसमें इंटरेस्टेड तो नहीं है? फिर वो अपने सवाल का खुद ही जवाब देते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, शिवांश का इंटरेस्ट तो गौरी में है, सोना तो सिर्फ मेरी है। इतना बोल वो फिर से सो गया। भाई शिवांश ने सोनाक्षी को कॉल कर दिया। सोनाक्षी भी घोड़े बेचकर सो रही थी कि वो भी अचानक से अपने फ़ोन की रिंग होने की वजह से उठ बैठी। उसने जब स्क्रीन पर कोई अननोन नंबर देखा तो गुस्से से बोली, ये इतनी रात में कौन है जो मुझे फ़ोन कर रहा है? यह बोल उसने कॉल कट कर दी और वापस से सो गई। वहीं दूसरी तरफ सोनाक्षी के कॉल कट करने की वजह से शिवांश गुस्से से बोला, हाउ डियर सी, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा कॉल कट करने की? उसकी बात सुन सूरज धीरे से बोला, बॉस, कोई लड़की इतनी रात में अनोन नंबर से कॉल क्यों उठाएगी? आप मैडम के फ़ोन से कॉल करिए। उसकी बात सुन शिवांश ने बिना कुछ कहे गौरी का फ़ोन लिया और उसी के फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर सोनाक्षी को कॉल कर दिया। भाई सोनाक्षी ने जब वापस से फ़ोन रिंग होने की आवाज़ सुनी तो गुस्से से उठी और जैसे ही उसने वापस से कॉल कट करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि तभी स्क्रीन पर गौरी नाम देख वो थोड़ा हैरान रह गई। वो खुद से बोली, इतनी रात में गौरी का कॉल, कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है? इतना बोल उसने जल्दी से कॉल पे किया और हड़बड़ाती हुई बोली, हेलो गौरी, क्या हुआ, सब ठीक है ना? इतनी रात को कॉल किया तूने? माँ ठीक है ना? उसके एक के बाद एक सवाल सुन शिवांश गुस्से से बोला, तुम बोलना बंद करोगी तभी तो कोई बोलेगा। फोन की दूसरी ओर गौरी की बजाय किसी आदमी की आवाज़ सुन सोनाक्षी ने एक बार फोन की तरफ देखा, ये कंफर्म करने के लिए कि कहीं और तो नहीं है, लेकिन नाम अभी भी गौरी फ्लैश हो रहा था। इसलिए वो दोबारा फोन कान पर लगाकर बोली, तुम कौन बोल रहे हो और मेरी गौरी का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? उसके खुद से ऐसे सवाल करने पर शिवांश गुस्से से बोला, मैं तुम्हारा बॉस बोल रहा हूँ, शिवांश सिंह रायजादा। वहीं सोनाक्षी ने जैसे ही ये सुना कि शिवांश उससे कॉल पर बात कर रहा है तो उसकी बची खुची सारी नींद उड़ गई और वो जल्दी से अपने बेड से खड़ी होते हुए बोली, सर आप? शिवांश बोला, मुझे बस ये बताओ कि क्या गौरी ऑफिस के बाद आज कहीं जाने वाली थी? उसके सवाल का जवाब देते हुए सोनाक्षी ने कहा, हाँ सर, उसने बताया था कि वो अपने फियांसे के साथ किसी पार्टी में जा रही है, लेकिन वो आपके साथ। उसकी बात बीच में ही काटते हुए शिवांश बोला, तुम अभी गौरी के घर पर कॉल करो और उसकी माँ को बता दो कि गौरी तुम्हारे साथ है, इसलिए वो लोग परेशान ना हो। सोनाक्षी परेशान होते हुए बोली, लेकिन सर मैं ये, शिवांश गुस्से से बोला, तुम ये कैसे करोगी वो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हें यह करना ही पड़ेगा। उसकी बात सुन सोनाक्षी ने यस सर कहा और फिर डरते हुए शिवांश से पूछा, लेकिन गौरी ठीक तो है ना सर? उसकी बात पर शिवांश ने एक बार अपने सीने से लिपटी गौरी को देखा और इस बार थोड़ी नरमी से कहा, वो ठीक है, और इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दी। शिवांश ने सोनाक्षी को ऐसा करने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि उसने गौरी के फ़ोन पर उसकी माँ की ढेरों मिस कॉल देखी थी। वहीं दूसरी तरफ सोनाक्षी ने गौरी की माँ को फ़ोन कर दिया था कि वो भी गौरी के साथ ही उस पार्टी में गई थी और गौरी आज उसी के साथ उसके घर पर रुकी है। थके होने की वजह से वो सो गई है, इसलिए उन्हें कॉल नहीं कर पाई।
सुमित्रा जानती थी कि गौरी को उसकी नींद से बहुत प्यार है और इसलिए उन्होंने भी इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया और वो भी सच्चाई से अनजान आराम से सो गईं। शिवांश गौरी को लेकर फार्म हाउस पहुंच चुका था। वो गौरी को गोद में उठाए फार्म हाउस के अंदर आ गया और उसने उसे सोफे पर लेटा दिया। सूरज जल्दी से एक गिलास में पानी लाया तो शिवांश ने पानी की कुछ बूंदें गौरी के चेहरे पर छिड़की, जिसकी वजह से गौरी को होश आने लगा। उसे होश में आते देख शिवांश और सूरज दोनों ने ही चैन की सांस ली। सूरज मौके की नजाकत को समझकर घर से बाहर चला गया। गौरी की आंखें खुली और उसने जब खुद को अनजान घर में देखा तो चौंककर सोफे से उठ खड़ी हुई, लेकिन अगले ही पल पैर में चोट लगी होने की वजह से वो वापस से सोफे पर बैठ गई। शिवांश ने उसे ऐसे देखा तो उसके पास आते हुए बोला, तुम्हारे पैरों में चोट लगी है, तुम आराम से बैठ जाओ। अपने सामने शिवांश को देख गौरी ने चैन की सांस ली और बोली, हम यहाँ, ये कौन सी जगह है? शिवांश बोला, ये मेरा फार्म हाउस है और तुम यहाँ सेफ हो। गौरी परेशान होते हुए इधर उधर कुछ ढूंढने लगी तो शिवांश उसकी बेचैनी समझ गया और अपनी कोल्ड आवाज में बोला, तुम्हारे घर मैसेज पहुंच गया है कि तुम इस वक्त सोनाक्षी के साथ हो, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। गौरी ने उसकी बात सुनने एक सुकून की सांस ली कि तभी शिवांश बोला, तुम काफी भीग चुकी हो और ऐसे बीमार हो जाओगी, इसलिए चेंज कर लो। गौरी बोली, चेंज? लेकिन तभी शिवांश को एहसास हुआ कि उसने गौरी से चेंज करने को तो कह दिया, लेकिन इस घर में तो सिर्फ उसी के कपड़े हैं। भाई गौरी भी कहीं ना कहीं उसकी खामोशी को समझ गई थी और वो बोली, कोई बात नहीं, हमारे कपड़े कुछ देर में ही सूख जाएंगे। शिवांश ने कुछ सोचा और फिर अगले ही पल उसने गौरी को अपनी गोद में उठा लिया। उसे ऐसे खुद को उठाते देख गौरी हैरानी से बोली, ये आप? वो इतना ही बोल पाई कि तभी शिवांश ने घूर कर उसे देखा तो गौरी के शब्द उसके गले में ही अटक कर रह गए। शिवांश की नज़र सामने थी, लेकिन गौरी की नज़र सिर्फ शिवांश के चेहरे पर। आज पहली बार गौरी ने शिवांश को इतने पास से देखा था। उसने महसूस किया कि शिवांश का चेहरा कितना परफेक्ट था। उस सख्त चेहरे पर एक भी दाग नहीं था और ना ही कोई इमोशन। उस पल में गौरी अपने साथ हुए कुछ देर पहले के हादसे को भूल ही गई थी और बस उसे अगर कुछ याद था तो वो था शिवांश। शिवांश गौरी को अपने कमरे में ले आया और उसे बाथरूम में ले जाकर उसने उसे वहां रखे एक स्लैब पर बिठा दिया और बाहर निकल गया। गौरी बाथरूम को बड़े ध्यान से देख रही थी। तभी शिवांश ने उसे एक टी शर्ट और ट्राउजर देते हुए कहा, अभी के लिए तुम इसे पहन सकती हो। गौरी ने शिवांश के हाथ से कपड़े लिए तो शिवांश बोला, मैं बाहर ही हूँ, जब हो जाए तब मुझे बता देना। और इतना बोल वो बाहर आ गया और अपने कपड़े भी चेंज करने लगा। भाई बाथरूम के अंदर गौरी ने एक नज़र उन कपड़ों को देखा जो उसके साइज से डबल थे, लेकिन अभी उसके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए उसने जैसे तैसे वो कपड़े पहन लिए और फिर शिवांश को आवाज़ लगा दी। शिवांश ने बाथरूम का गेट जैसे ही अनलॉक किया और सामने गौरी को देखा तो एक पल को तो उसकी भी हंसी निकल गई, क्योंकि गौरी शिवांश के कपड़ों में बहुत ही फनी लग रही थी। उसे देख शिवांश को ऐसा लग रहा था जैसे किसी बच्चे ने अपने पापा के कपड़े पहन लिए हों, क्योंकि टी शर्ट और ट्राउज़र दोनों को ही गौरी ने काफ़ी बार फोल्ड कर रखा था और जिसकी वजह से वो बिल्कुल किसी छोटी बच्ची की तरह लग रही थी। शिवांश अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए गौरी के पास आया और बोला, चलें? गौरी ने बिना उसकी तरफ देखे बस हाँ में सिर हिला दिया। वो शिवांश से नजरें नहीं मिला रही थी, क्योंकि उसने पहले ही शिवांश को उस पर हंसते हुए देख लिया था। तभी शिवांश ने वापस उसे गोद में उठाया और नीचे ले जाने लगा। सूरज वहाँ पहले से ही मौजूद था। उसके हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स था जिसे शिवांश ने ही मंगवाया था। गौरी ने जब हॉल में खड़े सूरज को देखा तो जल्दी से शिवांश की गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसे रोकते हुए बोली, हमें नीचे मत ले जाइए प्लीज। उसकी बात सुन शिवांश ने उसे घूरते हुए देखा और कहा, क्यों? गौरी नजरें चुराते हुए बोली, क्योंकि सूरज वहाँ है और हम उनके सामने ऐसी हालत में नहीं जाना चाहते हैं। शिवांश ने उसे घूर कर देखा और फिर बिना उसकी बात पर ध्यान दिए आगे बढ़ गया। गौरी ने मुंह बनाते हुए धीरे से कहा, सड़ू कहीं के। शिवांश ने उसकी बात सुन ली थी, लेकिन उस पर कुछ रिएक्ट नहीं किया और उसे लेकर नीचे आ गया और उसे आराम से सोफे पर बिठा दिया। सूरज ने गौरी को देखकर एक छोटी सी स्माइल दी और शिवांश के हाथ में बॉक्स पकड़ा दिया और वहां से चला गया। शिवांश ने बॉक्स टेबल पर रखा
और फिर झुककर गौरी के पैर को देखने लगा। उसने जैसे ही गौरी के पैरों को हाथ लगाना चाहा कि तभी गौरी ने शिवांश का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहा, आप हमारे पैर मत छूइए। शिवांश ने उसकी इस बेतुकी बात पर उसे देखा और बोला, तुम इसी मॉडर्न सेंचुरी में पैदा हुई हो ना, या फिर किसी पुराने युग से यहाँ ट्रांसफर हो गई हो। उसकी बात सुन गौरी का मुंह बन गया और वो चुप हो गई। शिवांश ने उसका पैर देखा तो उसमें छोटे छोटे छाले पड़े हुए थे, क्योंकि गौरी बहुत देर तक नंगे पैरी सड़क पर दौड़ी थी, जिसकी वजह से उसके पैर में छाले हो गए थे। शिवांश ने उसकी चोट को अच्छे से साफ किया और उसमें दवाई लगाने लगा। शिवांश का पूरा फोकस इस वक्त गौरी की चोट पर था, पर वो फिर भी बीच बीच में गौरी की तरफ देख लेता था, बस ये जानने के लिए कि कहीं उसे दर्द तो नहीं हो रहा है। वहीं गौरी का पूरा ध्यान सिर्फ शिवांश के चेहरे पर था। न चाहते हुए भी गौरी शिवांश से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रही थी। तभी शिवांश ने उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाई तो गौरी अपने सेंस में वापस आई। शिवांश उसके पैरों में दवाई लगा चुका था और अब वो उसके करीब आकर बैठ गया और उसने गौरी को उसकी टी शर्ट की स्लीव को ऊपर करने का इशारा किया। उसका इशारा समझ गौरी ने ना चाहते हुए भी स्लीव ऊपर कर दी। शिवांश ने उस खरोच पर भी दवा लगाते हुए कहा, तुमने बताया नहीं कि यह चोट तुम्हें कैसे लगी। शिवांश के पूछने पर गौरी को फिर से वही सब याद आ गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। गौरी बोली, हमारी माँ ने जिस इंसान पर भरोसा किया, जिस इंसान को उन्होंने अपनी बेटी की हिफाजत का जिम्मा दिया, उसी ने किया ये हमारे साथ। शिवांश को उसकी बात सुन याद आया कि सोनाक्षी ने कहा था कि गौरी अपने फियांसे के साथ किसी पार्टी में गई थी। शिवांश थोड़े गुस्से से बोला, क्या ये सब तुम्हारे फियांसे ने? वो इतना बोल रुक गया तो गौरी ने उसे देखा और बोली, आप जानते हैं हमारी सगाई के बारे में? शिवांश ने नामे से हिला दिया और बोला, नहीं, बस सोनाक्षी ने इतना ही बताया था कि तुम किसी पार्टी में गई थी आज अपने सो कॉल्ड फियांसे के साथ। फिर शिवांश उसे ताना मारने के अंदाज में बोला, तुम आजकल की लड़कियां बिना सोचे समझे किसी को अपनी लाइफ में ले आती हो और फिर उसके बाद तुम लोगों के साथ ये सब होता है। उसकी बात सुन गौरी को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से से बोली, आप जानते क्या है हमारे बारे में और कैसे कह सकते हैं आप ये सब? हम उससे कोई प्यार नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमने उससे सगाई की। हमारी माँ के कहने पर हमें उससे सगाई करनी पड़ी। उसकी बात सुन शिवांश को लगा कि शायद उसने गौरी को गलत जज कर लिया है, तो वो बोला, मुझे तो तुम उन लड़कियों में से बिल्कुल नहीं लगती जो बिना सोचे समझे किसी बात का फैसला बस यूं ही ले ले। उसकी बात सुन गौरी शांत हो गई और सून में ताकती हुई बोली, हाँ, हमने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया था, लेकिन अपने बारे में नहीं, बल्कि हमने हमारी माँ और भाई के बारे में सोचकर वरुण से सगाई करने का फैसला लिया था। गौरी आगे बोली, पापा के जाने के बाद एक हम ही थे जिसके ऊपर अपने घर की जिम्मेदारियां थीं, और उसे निभाते निभाते हम भूल ही गए कि हमें खुद की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला यूं ही नहीं लेना चाहिए। शिवांश उसे एकटक देखे ही जा रहा था। गौरी की आंखों से आंसू बह रहे थे और शिवांश ने अपने हाथों को बहुत मुश्किल से रोक रखा था, क्योंकि वो चाहता था कि गौरी का दर्द इन आंसुओं के सहारे बह जाए। गौरी ने भी रोते रोते ही शिवांश को वरुण की सगाई करने के पीछे की पूरी वजह बता दी। वजह जानने के बाद शिवांश थोड़े गुस्से से बोला, तुमने सिर्फ घर में रहने के लिए उस जैसे घटिया इंसान से शादी करने का फैसला ले लिया जिससे तुम प्यार भी नहीं करती हो। गौरी बोली, हाँ, क्योंकि उस वक्त हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब है। अब हम ये सगाई तोड़ देंगे, और रही बात घर की, तो वो अब हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन उस जैसे नीच इंसान के साथ नहीं रहेंगे। उसकी बात सुन ना जाने क्यों शिवांश को एक खुशी महसूस हुई और उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।